जय हिंद साथियों, मैं पवन पारासर आपको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो साइकोलॉजी जो चैप्टर चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। जो हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उसका पढ़ रहे हैं अर्थ, या जिसका अर्थ है उसका विकास कैसे कैसे हुआ, इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं साइकोलॉजी साइकोलॉजी जिसे हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। क्या कह देते हैं? मनोविज्ञान। तो हमने देखा कि मनोविज्ञान को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके सवाल आते हैं, और इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा रहे थे और इसकी चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को कैसे 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 बनाएं, किस तरीके से इसका अर्थ वगैरह है। तो हमने देखा जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी लैटिन भाषा के, लैटिन, या हमने कहा इसका जो नया नाम है वो ग्रीक। क्या नाम है? ग्रीक। अब ये दोनों ही भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं? यूनान में। इसलिए इसे क्या कह सकते हैं? यूनानी भाषा कह सकते हैं। हमने कहा कि ये दोनों भाषा कहाँ बोली जाती हैं? यूनान में, लैटिन और ग्रीक। तो इसलिए कभी कभी वो ये दोनों भाषा ना रख के यूनानी लिख देता है, तो देखो वो यूनानी भाषा भी मानी जाएगी। जैसे भारतीय भाषा, तो भारत में बोलने वाली भारतीय भाषा। तो इस तरह से ये भी कौन सी भाषा है? यूनानी भाषा है। इस तरीके से हमने देखा लैटिन या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके प्लस लॉजी। साइके का जो अर्थ होता है, हमने देखा साइके का क्या अर्थ होता है? आत्मा। और जो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। क्या? अध्ययन या विज्ञान, या विज्ञान। तो इन दोनों का जो अर्थ बना वो बना आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। क्या बना? आत्मा का विज्ञान। यानी साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से, शाब्दिक दृष्टिकोण या अर्थ की दृष्टि से इसका अर्थ हुआ आत्मा का विज्ञान। परंतु हमने कहा कि भैया साइकोलॉजी में आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, धर्म, इनकी स्टडी नहीं की जाती। ये स्टडी कहाँ की जाती है? ये अध्ययन किया जाता है फिलोसॉफी में, दर्शन शास्त्र में। इसलिए इसको आगे देखेंगे। तो इसका ये हुआ साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ के आधार पर, शाब्दिक दृष्टिकोण के आधार पर साइकोलॉजी का शाब्दिक, यानी इसकी जो अर्थ क्या, शाब्दिक मतलब शब्द के आधार पर, शाब्दिक दृष्टिकोण के आधार पर इसका अर्थ हुआ, अर्थ है आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा का विज्ञान। देखो हमने कहा कि जो आत्मा है, क्या है साहब? आत्मा है। आत्मा हुआ, परमात्मा हुआ, ये सारी आत्मा, ये चर्चाएं, इनकी जो चर्चा की जाती है वो की जाती है दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में इनका अध्ययन किया जाता है। यानी अब शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका अर्थ हुआ कि भाई आत्मा का विज्ञान। और आत्मा, परमात्मा, इन शब्दों की जो सारी व्याख्या होती है कि आत्मा कैसी है, क्या है, आत्मा अजर है, अमर है, तो ये परमात्मा क्या है, ये सारे विषय अपने दर्शन, साइकोलॉजी के नहीं है, मनोविज्ञान के नहीं है, ये किसके हैं? दर्शन शास्त्र का। तो इसका मतलब हुआ
कि शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र विषय की एक शाखा के रूप में किया जाता था। देखो, हमने यानी जो साइकोलॉजी है लैटिन और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। साइके प्लस लॉजी। साइके का जो मीनिंग होता है वो होता है आत्मा, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात इन्हीं शाब्दिक अर्थ के आधार पर इनका जो मीनिंग हुआ, अर्थ हुआ, वो आत्मा का विज्ञान। हमने देखा कि जो इसी अर्थ के आधार पर इसका जो साइकोलॉजी के शाब्दिक दृष्टिकोण से इसका जो अर्थ हुआ वो हुआ आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। तो इसलिए हम यानी जो दर्शन शास्त्र है ये एक नया विषय, कैसा विषय? नया विषय। और ये पहले मनोविज्ञान था, ये दर्शन शास्त्र के रूप में पढ़ा जाता था। इसलिए हम कहें कि मनोविज्ञान का पिता जनक कौन है? तो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का पिता जनक दर्शन शास्त्र विषय है। दर्शन शास्त्र विषय है। तो यानी अगर विषय के रूप में तो इसका जो जनक है तो वो कौन सा है? राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र। तो इसका कौन से विषय के रूप में अगर इस तरीके से सवाल आता है, किस तरीके से? पहले तो यही आता है कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। इस तरीके से सवाल आता है कि मनोविज्ञान का निम्न में से कौन जनक है? मनोविज्ञान का निम्न में से कौन जनक है या उत्पत्ति हुई है, या क्या कह सकता है? उत्पत्ति हुई है या अलग हुआ है। किसी तरह से सवाल आ सकते हैं, अलग हुआ है या पहले किस विषय के रूप में, किस विषय के रूप में अध्ययन किया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 राजनीति विज्ञान, नीति विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी वेदों में। ऑप्शन नंबर सी दर्शन शास्त्र में, दर्शन शास्त्र। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? दर्शन शास्त्र। यानी फिलॉसफी का पहले अध्ययन कहे किस विषय के रूप में इसका जनक है, उत्पत्ति है, किससे अलग हुआ है, तो दर्शन शास्त्र है। पहले किस विषय के रूप में अध्ययन किया था मनोविज्ञान का? तो किसके रूप में? दर्शन शास्त्र के रूप में अध्ययन किया जाता था। इस तरीके से हम इसको देख रहे थे। आगे हमने जो चर्चा की वो किया मनोविज्ञान का समय पर अलग अलग अर्थ विद्वानों ने माना है। किन किन विद्वानों ने क्या क्या अर्थ माना है इसको हम देख रहे थे। तो देखते हैं कि मनोविज्ञान का समयानुसार मनोविज्ञान का
समयानुसार अर्थ में परिवर्तन, यानी समय अनुसार, थोड़ा ऊपर लिख गया, ऊपर दिखेगा नहीं। मनोविज्ञान का समयानुसार अर्थ में परिवर्तन, अर्थ में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है उसको देखते हैं। तो देखो, इसके जो अर्थ में परिवर्तन हुआ है उसको 4 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं? 4। नंबर 1, 16वीं सदी में, और जो 16वीं सदी में इसको किस विषय के रूप में पढ़ा जाता था? तो विषय है आत्मा। यानी 16वीं सदी में इसे किस रूप में पढ़ा जाता था? तो इसका जो अर्थ था वो आत्मा का रूप में था। किसके रूप में था? आत्मा। अगर बात करें समर्थक, तो इसके समर्थक कौन है? समर्थक। तो हमने समर्थक में देखा कि सबसे पहले अरस्तु, इसका वास्तविक नाम था अरिस्टोटल। इसका वास्तविक नाम क्या था? अरिस्टोटल। मैंने बताया कि जैसे एक हमारे फ्रेंड का नाम है फतेह सिंह, परंतु उसके मित्र या घर के जो फैमिली मेंबर उसे बोलते हैं फत्तो। क्या बोलते हैं? फत्तो। तो इसका वास्तविक नाम था अरिस्टोटल, परंतु इसको क्या नाम पाड़ लिया? अरस्तु, इस तरीके से। दूसरा हम बात करें प्लेटो, इसके समर्थक हैं। तीसरे डेकार्ते, और भारतीय जैसे जॉन लॉक, रूसो, भारतीय जो अपने ऋषि थे वो भी आत्मा मानते थे कि जो मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, वो किसका विषय? आत्मा का विषय है। किसका विषय? आत्मा का। अगली बात करते हैं हम कि भाई 16वीं शताब्दी में इसे क्या माना? आत्मा का विषय माना। अब बात करते हैं 17वीं सदी, नंबर 2 पे 17वीं/18वीं सदी। दोनों सदियों में ये मन मस्तिष्क का अध्ययन रहा, 17वीं और 18वीं सदी। तो देखो, अगर 17वीं और 18वीं सदी की बात करें तो ये अध्ययन था, किसका विषय रहा? विषय की बात करें तो ये इस समय जो अध्ययन का विषय रहा वो रहा मन मस्तिष्क, मन मस्तिष्क जो अध्ययन का विषय रहा वो रहा मन मस्तिष्क। बात करें इसके जो समर्थक थे, तो समर्थक यानी इस जो 17वीं शताब्दी में जो अध्ययन का विषय रहा मनोविज्ञान, वो रहा मन और मस्तिष्क का। अगर बात करें कि इस समय जो मनोविज्ञान के समर्थक हैं तो वो हैं समर्थक, तो इसके सबसे बड़े समर्थक हैं वो हैं पंपोनोजी, ये हैं इटली के पंपोनोजी। दूसरे इसके समर्थक हैं थॉमस रीड, स्कॉटलैंड के। ये इसके 2 मुख्य समर्थक हैं।
तो इस समय मनोविज्ञान, यानी अगर यहाँ पे देखो एक सवाल आता है कि 16वीं सदी में मनोविज्ञान किसका विषय था, तो किसका विषय था? आत्मा का। यानी 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसका विषय था? आत्मा का विषय था। किसका विषय था? आत्मा का। इनके समर्थक कौन कौन है? तो समर्थक हैं अरस्तु या अरिस्टोटल, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ते, जॉन लॉक एक ही नाम है, रूसो, भारतीय ऋषि। देखो ये याद कर लेना, इतने ये आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ते वगैरह ये याद कर लेना। अगर बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले अगर इसमें आता है कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विषय किसने माना, तो ये सब नाम हो तो सबसे पहले जो आत्मा का विषय माना वो इसने माना। इसने क्या कहा साहब? इसने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है पुस्तक डी एनीमा। इस पुस्तक में पहली बार अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विषय माना। यहां लिख लेते हैं कि सबसे पहले अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनीमा में मनोविज्ञान को आत्मा का विषय माना। मनोविज्ञान को आत्मा का विषय माना। अब बात करें, देखो मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले 1590 में रुडोल्फ गोयकले ने दिया था अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में, तो इसको भी लिख लेते हैं यहां। मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले 1590 में रुडोल्फ गोयकले ने दिया था। और इनकी पहली पुस्तक भी कौन सी थी? साइकोलॉजिया। बुक का नाम क्या था? बुक साइकोलॉजिया, ठीक है, साइकोलॉजिया। इस बुक में सबसे पहले इन्होंने जो नाम दिया था, इस मनोविज्ञान को मनोवैज्ञानिक नाम दिया था। इसके बाद इटली के पंपोलोजी और स्कॉटलैंड के थॉमस रीड ने इसे क्या कहा? मन मस्तिष्क का अध्ययन कहा। देखो अब समस्या ये उठी, देखो यहां आत्मा क्या है कि आत्मा की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? कि भाई आत्मा किसी ने देखी नहीं, उसकी आकृति नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। अरे जब उसका रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकृति नहीं है, हमने देखी नहीं है, तो उसकी स्टडी कैसे कर सकते? भाई एक जिसकी कोई आकृति नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, कुछ है ही नहीं, तो उसका अध्ययन कर सकते हैं क्या? उसका अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए जो आत्मा की जो व्याख्या है वो की क्या हो गई? अस्पष्ट हो गई, अस्वीकार कर दिया।
फिर 17वीं 18वीं शताब्दी में इसकी जो अवधारणा दी गई थी वो दी गई थी मन मस्तिष्क। देखो जो हमारा मन होता है, क्या होता है? मन। जो मन है वो 3 प्रकार का होता है। मन, उसमें से जैसे एक चेतन मन, चेतन, और जैसे मन 100% है, कितने परसेंट है? 100। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। क्या है? अचेतन। तो भाई चेतन अचेतन, यानी जो चेतन मन है वो केवल 10% है और अर्धचेतन है वो 90% है। और इन दोनों का मिला जुला रूप क्या है? अर्धचेतन है। अरे जैसे जो हमारे वाटसन साहब हैं, इन्होंने बर्फ की सिल्ली का उदाहरण दिया, बर्फ के टुकड़े का, बर्फ के टुकड़े का उदाहरण कैसे दिया? उदाहरण दिया कि कोई पानी का बर्तन है, ये क्या है? पानी का बर्तन, और इसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैरा दो, क्या कर दो? बर्फ का टुकड़ा तैरा दो, तो इसमें से जो बर्फ का टुकड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है वो कैसा हो गया? चेतन मन हो गया। कैसा मन हो गया? चेतन। और जो पानी में इसका जो डूबा हुआ हिस्सा है 90%, वो कैसा हुआ? अचेतन हुआ। क्या हुआ? अचेतन हुआ। और जो कुछ पानी में भी भीग रहा है, कुछ ऊपर भी है थोड़ा थोड़ा हिस्सा, वो हुआ अर्धचेतन। तो इसकी ये आलोचना हुई कि भैया जो मन है, अरे मन का केवल 10% हिस्सा ही, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये मैं चेतन मन से पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो वो चेतन मन से पढ़ रहे हो, परंतु कभी कभी मैं पढ़ाते पढ़ाते किसी कॉन्सेप्ट को भूल जाऊं, पढ़ाते पढ़ाते अकला जाऊं, तुतला जाऊं, मेरे माइंड में उसकी फोटो तो बन रही है परंतु वो निकल नहीं रहा। इसका मतलब वो कहां चला गया? अर्धचेतन में चला गया। कुछ हम जो क्रियाएं कर रहे हैं, जो प्रकट हो रही हैं, वो तो चेतन में हो रही हैं, परंतु इसका 90% हिस्सा तो हमारे दबा हुआ है, वो हमें दिख नहीं रहा और जिसका अध्ययन हो नहीं सकता। इसलिए ये भी परिभाषा क्या होने लगी? अमान्य होने लगी। क्या होने लगी? अमान्य होने लगी। इसके बाद मनोविज्ञान का अगला जो विकास क्रम है वो देखते हैं साहब। देखो साहब, अगला जो विकास क्रम है वो है इसका अगला जो 19वीं शताब्दी में, 19वीं सदी। कौन सी सदी? 19वीं सदी। ये कहा गया चेतना। जो ये किसका विषय रहा, यानी इसकी जो स्टडी हुई किस विषय के रूप में हुई इस शताब्दी में 19वीं में, तो ये किसका विषय था? ये था साहब चेतना का। चेतना का। अब देखो प्यारे दोस्तों, मुझे ये बताओ, जो बेटा होता है या लड़का होता है वो अपने माँ बाप के घर कब तक रहता है? यानी जो लड़का होता है वो अपने माँ बाप के साथ कब तक रहता है? चेतना। तो माँ बाप के साथ कब तक रहता है? तो देखो आप में से ज्यादातर सोच रहे होंगे कि भाई जब तक उसका क्या नहीं होता, शादी नहीं होती, लाल पीले क्या कहते हैं, हाथ पीले नहीं होते, जब तक उसके पास क्या आ गई? चेतना नामक लड़की आ गई, या कहते हैं कि उसके खुद के विचार बन गए, वो तर्क वितर्क करने लग गया। और वो तर्क वितर्क कब करता है? जब उसकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। तो फिर वो माँ बाप से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो इसी समय दर्शन शास्त्र भी माँ बाप से क्या हुआ था? अलग हुआ था। यानी दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान 19वीं शताब्दी में एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका अध्ययन शुरू हो गया। अध्ययन कैसे होगा देखते हैं अभी। देखो साहब, तो इस समय जो मनोविज्ञान था वो किसके रूप में अध्ययन किया जा रहा है? चेतना का। अब देखते हैं समर्थक। तो इसका जो पहला समर्थक है वो है विलियम वुंट। विलियम वुंट। दूसरा इसका शिष्य था टिचनर। ये दोनों ही जर्मनी थे। कहां से थे?
जर्मनी, जर्मनी। अब देखो तीसरा था विलियम जेम्स। तीसरा कौन था? विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। और चौथा था जेम्स सली, जेम्स, विलियम जेम्स सल्ली भी बोलते हैं ऐसे कई बुकों में, सल्ली, विलियम जेम्स और जेम्स सली या सल्ली, ये दोनों ही अमेरिका से थे। कहाँ से थे? अमेरिका। देखो साहब, देखो एक बार तो देखो हम बात करते हैं। देखो विलियम वुंट ने क्या किया? विलियम वुंट ने 1879 में, विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के, कहाँ पर? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग शहर में, और विश्वविद्यालय का नाम के भी क्या था? विश्वविद्यालय का नाम भी लिप्जिंग शहर भी था, और जो उसकी यूनिवर्सिटी थी उसका नाम भी लिप्जिंग था। जर्मनी में लिप्जिंग शहर में लिप्जिंग विश्वविद्यालय, लिप्जिंग, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक विश्वविद्यालय की स्थापना की। यानी विश्वविद्यालय में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक विश्वविद्यालय की, विश्वविद्यालय में यानी विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक विश्वविद्यालय की स्थापना की। लिप्जिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की लिप्जिंग शहर में, ऐसे कह सकते हो, लिप्जिंग शहर में मनोवैज्ञानिक, लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग, ऐसे लिखो, यानी विलियम वुंट ने 1879 में, 1879 में जर्मनी में लिप्जिंग, लिप्जिंग मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक विश्वविद्यालय की, विश्व, यहां दिख नहीं रहा होगा शायद, विश्वविद्यालय की स्थापना की, स्थापना की, यहां लिख सकते हैं। देखो 1879 में विलियम वुंट ने, विलियम वुंट ने जर्मनी में, जर्मनी में लिप्जिंग, जर्मनी में लिप्जिंग, लिप्जिंग मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक विश्वविद्यालय की, विश्वविद्यालय की, विश्वविद्यालय की, विश्वविद्यालय की, विद्यालय की स्थापना की। देखो साहब, यानी विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी का एक लिप्जिंग शहर भी था और एक विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक विश्वविद्यालय या प्रयोगात्मक मनो विश्वविद्यालय की क्या की? स्थापना की। बाद में उसकी गवर्नमेंट ने उसे क्या कर दिया? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय नाम कर दिया। वर्तमान में इसका नाम, वर्तमान में इसका नाम कार्ल मार्क्स
कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय है। क्या नाम है वर्तमान में इसका? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय नाम है किसका? लिप्जिंग विश्वविद्यालय का। अब देखो, इस विश्वविद्यालय में इसने विलियम वुंट ने क्या किए? प्रयोग किए। क्या किए? प्रयोग किए। तो इसलिए मनोविज्ञान का पहला प्रयोग करने वाला कौन था? विलियम वुंट। मनोविज्ञान पर पहली बार प्रयोग करने वाला कौन था? विलियम वुंट। तो इसलिए प्रयोग करने वाला कौन हुआ? विलियम वुंट। और पहला प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन हुआ? विलियम वुंट। और यहीं से मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन शुरू हो गया। क्या हो गया? अध्ययन शुरू हो गया। और इसलिए मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है। अब कई बुकों में अरस्तु लिख रहा है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है वास्तविक? अरस्तु। अरे भैया, अरस्तु तो एक दार्शनिक था, फिलोसफर था। कहीं उसके सामने मनोवैज्ञानिक लिखा हुआ दिखा है क्या? दार्शनिक तो कहीं नहीं लिखा। वो तो दर्शन शास्त्र था, साइकोलॉजी था नहीं। दर्शन शास्त्र में उसको पढ़ा जाता है। तो उसका जो मनोविज्ञान का पिता है वो अरस्तु नहीं है। कौन है? विलियम वुंट। क्योंकि पहली बार मनोविज्ञान पर प्रयोग किसने किए? विलियम वुंट ने किए। इसलिए प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है। तो देखो, अब एक बार इसको पढ़ते हैं, फिर उसको आगे उसकी चर्चा करेंगे। अगर मैं पूछूं आपसे कि मनोविज्ञान पहली बार विश्वविद्यालय कब बना, तो 1879 में। कब बना? 1879 में। किसने बनाया? विलियम वुंट ने। कहां बनाया? जर्मनी में। कहां पर? लिप्जिंग शहर में। उसका क्या नाम था? लिप्जिंग मनोवैज्ञानिक विश्वविद्यालय। वर्तमान में इसका क्या नाम है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय इसका वर्तमान में नाम है। भारत में बात करें तो देखो, भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, पहली लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। यानी पहली लिप्जिंग विश्वविद्यालय में क्या कह सकते हैं? देखो तो भारत में तो देखो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? तो देखो, मनोविज्ञान की पहली, इसको थोड़ा सा मनोविज्ञान की ऐसे लिखेंगे, विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में और लिप्जिंग विश्वविद्यालय में विद्यालय में प्रयोगशाला स्थापित की। वर्तमान इस प्रयोगशाला का नाम क्या है? वर्तमान इस विश्वविद्यालय का वर्तमान इस विश्वविद्यालय का नाम, इस विश्वविद्यालय का नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय है। तो देखो, बात करें कि भैया जो चेतना
शब्द की यानी 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसका अध्ययन होता था? चेतना का अध्ययन किया जाता था। इसके समर्थक विलियम वुंट टिचनर इसका शिष्य था, दोनों जर्मनी के थे। विलियम जेम्स जेम्स सली दोनों ही कहाँ के थे? अमेरिका के थे, अमेरिका के थे। और देखा जाए तो इसका जन्म भी जर्मनी में हुआ है। तो देखो विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में और लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। तो अगर हम बात करें पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में और लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। वर्तमान में इसका क्या नाम है? तो वर्तमान में इसका जो नाम है वो क्या नाम है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अगर बात करें हम कि भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला प्रयोगशाला 1915 में सेन गुप्त ने कोलकाता में स्थापित की। तो भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोली गई? 1915 में सेन गुप्त के द्वारा कलकत्ता शहर में साइकोलॉजिकल जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली गई। इस तरीके से हमने देखा। अगर आगे इसकी हम चर्चा करें तो आगे चर्चा यानी यहीं से मनोविज्ञान क्या हो गया? अलग हो गया। तो यहां लिख सकते हैं यहीं से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मनोविज्ञान का अलग विषय के रूप में अध्ययन 19वीं शताब्दी के बाद जब से इन्होंने प्रयोगशाला स्थापित कर दी उसके बाद किया जाने लगा। तो इसको एक बार देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसका विषय था? आत्मा का विषय था। समर्थक कौन कौन है? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ते, जॉन लॉक, रूसो, भारतीय ऋषि। अब बात करें इनमें से सबसे पहले आत्मा विषय किसने कहा कि भाई मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता है? तो उनका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा में, कौन सी? डी एनिमा में जो साइकोलॉजी है इसे आत्मा का विषय बताया, आत्मा की स्टडी की। बात करें कि मनोविज्ञान शब्द पहली बार 1590 में रुडोल्फ गोयकले ने अपनी बुक साइकोलॉजिया में दिया। किसमें दिया दोस्तों? साइकोलॉजिया में दिया। इस तरीके से सबसे पहले अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा। इसकी बात करें 17वीं 18वीं सदी में जो मनोविज्ञान था, दोनों ही शताब्दियों ध्यान रखना, तो मनोविज्ञान एक मन मस्तिष्क का अध्ययन था। मन मस्तिष्क का जो समर्थन करने वाले हैं वो पंपोलॉजी इटली के, थॉमस रीड स्कॉटलैंड के। इसकी बाद 19वीं शताब्दी में हमने देखा जो मनोविज्ञान किसका अध्ययन हुआ? चेतना का अध्ययन हुआ। हमने कहा कि बालक जो बच्चा होता है, लड़का होता है, वो अपने माँ बाप के साथ कब तक रहता है? जब तक उसकी शादी नहीं होती। तो चेतना नामक उस लड़की से उसकी क्या हो गई? शादी हो गई। और इसके समर्थक हैं विलियम वुंट, टिचनर, दोनों जर्मनी के हैं। विलियम वुंट का शिष्य था टिचनर, जेम्स सली और विलियम जेम्स अमेरिका के। इन्होंने क्या है? विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में या लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब स्थापित की? 1879 में। किसने की? विलियम वुंट ने। कहाँ की? जर्मनी के लिप्जिंग शहर और वहां के लिप्जिंग विश्वविद्यालय।
वर्तमान में उस विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो उस विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो देखो यहीं से मनोविज्ञान, यहीं से जब प्रयोग होने लगे तो दर्शन शास्त्र से एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। क्या आया? एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। और हम देखते हैं कि ये विलियम वुंट को प्रयोग करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक माना जाता है। तो विलियम वुंट को प्रथम प्रयोग करने वाला या प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक या मनोविज्ञान का जनक सब किनको संज्ञा दी जाती है? विलियम वुंट को। क्योंकि इन्होंने ही मनोविज्ञान पे पहली बार क्या किए? अध्ययन किए, प्रयोग किए, इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो देखो विलियम वुंट। अरस्तु को नहीं माना जाता, जो लिख रहा है वो गलत है, ऑथेंटिक नहीं है। आप बोर्ड्स की बुक पढ़ा करो तो क्या देख रहे हैं? विलियम वुंट, विलियम वुंट। देखो तो प्रथम प्रयोग करने वाला, प्रथम प्रयोग करने वाला कौन था? करने वाला मनोविज्ञान पर वाला कौन था? विलियम वुंट। उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। नंबर 2, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, जनक कौन है? विलियम वुंट, विलियम वुंट। और यहां भी कौन होगा? विलियम वुंट। और कहें कि मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक तो भी कौन होगा? विलियम वुंट ही होगा। कौन होगा साहब? विलियम वुंट ही होगा। तो इस तरीके से हम मनोविज्ञान को पढ़ा और इसकी आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आगे इसे 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान का और चेतना शब्द की विलियम मैकडूगल के द्वारा अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में कड़ी निंदा की गई। कहा कि ये चेतना शब्द है मनोविज्ञान के लिए प्रयोग किया गया है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इसकी अपने आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ नंबर 16 पर इसकी क्या की गई? कड़ी आलोचना की गई। और मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहा गया 20वीं सदी में वाटसन ने, और स्किनर इसके समर्थक थे। इसकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।